पराधीन भारत की जिस धरती पर ब्रितानी हुकूमत विक्टोरिया राज की स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रही थी, उसी साल 23 जनवरी को उसके विरुद्ध संघर्ष करने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म बंगाल प्रोविंस के कटक में हो गया था। शिक्षा और जीवन पथ पर अग्रसर सुभाष चंद्र बोस के मन में स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक की बातें उभरने लगी और बेड़ियों में जकड़ी भारत माता की मुक्ति का सपना आंखों में जाग उठा। पिता के जिद पर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा पास कर पिता का सपना तो पूरा कर दिया, अब अपने सपने को साकार करने की बारी। कैम्ब्रिज की पढ़ाई छोड़ ICS से त्याग पत्र दे जिस पानी के जहाज से वो इंग्लैंड गए थे, उसी पानी के जहाज से अपने देश लौट आए। महात्मा गांधी के कहने पर वे देश बंधु चित्तरंजन दास से मिले और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। कलकत्ता में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का भयंकर विरोध हो रहा है। सुभाष चंद्र बोस अपने साथियों के साथ सड़कों पर निकल पड़े और गिरफ्तार कर अलीपुर जेल में डाल दिए गए। देशबंधु जी कलकत्ते के पहले महापौर बना दिए गए और सुभाष चंद्र बोस मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। उन्होंने खादी को निगम कर्मचारियों का वस्त्र बना दिया और अंग्रेजी नाम वाली सड़कों का नाम बदलकर भारतीय विभूतियों के नाम पर रखना आरंभ कर दिया। उन्हें क्रांतिकारी षड्यंत्र में गिरफ्तार कर बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया। लोगों की नजरों में सुभाष चंद्र बोस की छवि एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस युवा दिलों के चहेते बन गए थे। सन 1938 उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। सुभाष चंद्र बोस के प्रगतिशील विचार को स्वदेशी और कुटीर उद्योग के विरोध में देखा जाने लगा और जब दूसरी बार अध्यक्ष बनने की बात आई तब उनका विरोध शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस के लिए कांग्रेस के अंदर का वातावरण दिन ब दिन दमघोटू होता जा रहा था। अंततः 1939 की कलकत्ता बैठक में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। नेताजी को लगने लगा कि भारत की आजादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करके ही पाई जा सकती है। 17 जनवरी 1941 की रात नेताजी भेष बदलकर घर से निकले और पेशावर, काबुल, मास्को होते हुए बर्लिन पहुंच गए। यूरोप पहुंच सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दी। नेताजी जानते थे कि देश की आधी आबादी के सहयोग के बिना स्वाधीनता का सपना हमेशा अधूरा रहेगा। नेताजी ने आजाद हिंद फौज की भारतीय वीरांगनाओं का युद्ध दस्ता रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना कर दी और जानकी थेवर को बनाया गया सेकंड इन कमांड। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के बाहर खड़े आजाद हिंद फौजियों को नेताजी ने संबोधित किया और दिल्ली चलो का जय घोष कर दिया। मार्च 1944 MZ कयानी के नेतृत्व में आजाद हिंद के फौजियों ने बर्मा के रास्ते मणिपुर के इम्फाल पर धावा बोल दिया। दिल्ली चलो के नारे से आकाश गूंज रहा था। आजाद हिंद के फौजियों ने भारत की सीमा में घुसकर विजय का तिरंगा लहरा दिया था।
आंशिक मिली जीत और आजाद हिंद फौजियों के बढ़ते कदम को बेमौसम बारिश ने रोक दिया। आसमान से बमों की वर्षा होने लगी। आगे बढ़ना संभव नहीं था। नेताजी अपने बचे हुए सैनिकों और रानी झांसी रेजिमेंट के साथ बैंकॉक वापस लौट आए। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई के बाद स्वतंत्रता संग्राम का एक अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन लोगों की यादों में नेताजी वैसे ही जिंदा थे। नेताजी और आईए ने जो युद्ध छेड़ा था वो 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ साकार हो गया था और आजाद भारत का आकाश जय हिंद के नारे से गूंज उठा था। आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम समस्त भारतवासी जय हिंद का जज्बा लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।